हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। देखिए, थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट्स अगर उसका रटने का प्रयास करेंगे तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे फिर से हमें वही चीज़ें, वही प्रॉब्लम। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप समझते चलिए। किसी भी तत्व की जो दूसरे तत्वों के साथ योग करने की क्षमता होती है, वो उसके आउटर मोस्ट यानी बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, जिसे हम संयोजकता कहते हैं। संयोजकता का अर्थ ही होता है संयोग करने की क्षमता, और इसका जो मान होता है 1 से लेकर के 4 तक होता है। जैसे मान लीजिए किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो संयोजकता 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर 5 हो गया तो उसको हम फिर क्या करते हैं, 8 में से माइनस कर लेंगे। 6 है तो फिर 8 में से माइनस कर लेंगे। तो ये हमारी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, तो रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। परमाणु नंबर आप सभी जानते हैं, जो परमाणु क्रमांक होता है, और परमाणु भार जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का योग हो जाता है वो परमाणु भार हो जाता है। तुल्यांकी भार जो है, इसमें परमाणु भार में जब आप संयोजकता से भाग दे देते हैं तो ये बन जाता है तुल्यांकी भार। आगे इसके भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न आपका। सेकेंड क्वेश्चन अब देखिए, इसके बाद कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु में किन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऊर्जा का स्तर, उनमें उनकी चक्रण की दिशा, अभिविन्यास, इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए क्वांटम संख्याएं होती हैं। क्वांटम संख्याएं कुल 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें से जो पहला क्वांटम संख्या होता है मुख्य क्वांटम संख्या, इसके बाद दिगंशी होता है दूसरा, तीसरा चुंबकीय होता है, चौथा चक्रण होता है। पहला जो क्वांटम संख्या होता है उसको हम n से दिखाते हैं, दूसरे वाले को यानी दिगंशी को हम लोग l से दिखाते हैं, चुंबकीय को m से दिखाते हैं, और चक्रण वाले क्वांटम संख्या को s से दिखाते हैं। ये जो है कक्षा की संख्या को बताता है, ये उप कक्षा को बताता है, ये कक्षक या फिर आर्बिटल, अंग्रेजी में कह लें आर्बिटल या कक्षक की संख्या को बताता है, और ये चक्रण की दिशा बताता है। अगर क्लॉकवाइज चक्रण होता है तो इसका मान +12, और अगर क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, और अगर यहाँ पे वामावर्त दिशा होती है चक्रण की इलेक्ट्रॉन की तो इसका मान होता है -12। चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान से समझते चलिए। जैसे मान लीजिए n का मान अगर 1 हो गया, जैसे हमारा ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, हमारी पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इसको k से, इसको l से, इसको m से, फिर n से ऐसे दर्शाते हैं। यानी ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ऐसे चौथी कक्षा। तो यही हमारा n होता है। ठीक है, पहली कक्षा में एक होता है सबसेल, या उसको बोलते हैं उपकक्षा, और उसको हम लोग दिखाते हैं यस से। अगर n का मान अगर 1 है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए इसको। अगर n का मान 1 होता है तो l का मान 0 होता है। 0 का मतलब हो गया s, s उप कक्षा का नाम है। अगर n का मान 2 है तो 2 के अंतर्गत 2 उप कक्षाएँ आती हैं, s और p। 0,1, 0 मतलब s हो गया हमारा उप कक्षा, और 1 मतलब हो गया हमारा p। यहीं पर एक चीज़ आप और देखते चलिए, यस जो उप कक्षा उसकी आकृति गोलाकार होती है, पी की जो आकृति होती है डंबलाकार होती है। अगर 3 होगा तो यहाँ पे 3 उप कक्षाएँ होंगी, 0, 1, 2। ये एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया, ये ए। इसकी आकृति होती है वृत्ताकार, इसकी आकृति होती है डंबलाकार, और इसकी आकृति होती है द्विडंबलाकार। ऐसे 4 होगा तो एक और आ जाएगा एफ, एस पी डी एफ। और एफ उप कक्षा की आकृति जो होती है अनियमित होती है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया।
एन का मान जब 1 होता है तो एम का जो मान होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान होता है -1, 0, 1 होता है। एन का मान जब 2 होता है तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -2, -1, 0, 1, 2। मतलब ये जितना होता है ना, जीरो के बाद दोनों तरफ उतना चले जाइए, प्लस में और नेगेटिव में भी। 3 होगा तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। स्पिन में देखिए सीधे सीधे है कि जब हम कक्षक में या ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उसका अभिविन्यास किस तरफ है। अगर ऊपर की तरफ है मतलब क्लॉकवाइज तो ये प्लस हाफ हो जाएगा, अगर नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो ये पूरी जानकारी होगी क्वांटम संख्या को लेकर के, और मुझे लग रहा है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, ये किसको दिखाता है, तो मुख्य कक्षा को या कक्षा की संख्या को दिखाता है। ये उप कक्षा दिखाता है, ये कक्षक है, वो कक्षा है, ये कक्षक है। ठीक है, थोड़ा सा उच्चारण आप समझने का प्रयास करिएगा। कक्षक होता है, कक्षा होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आधा क और श। ये आपका चक्रण हो गया क्वांटम संख्या। तो जो इसमें ये है, ये इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यास को दर्शाता है, बस इतना आप और याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका डी था बिल्कुल सही आंसर। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पर एक सिद्धांत दिया गया था, ये है आपका संवेग, ये है आपका स्थिति। किसी भी अति सूक्ष्म कण के लिए उसके संवेग और उसके स्थिति दोनों का आकलन एक साथ नहीं किया जा सकता। इसका मान होता है, यहाँ आगे होना चाहिए था h/4π। आप इसको देख लीजिए, h/4π। h मतलब प्लैंक नियतांक। तो ये जो है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पाउली का जो सिद्धांत है ना, इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। पहले 1s में भरेंगे, फिर 2s में भरेंगे, 2p में भरेंगे, ऐसे ही ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आप बाबू का सिद्धांत आप सभी ने देखा होगा कि n+l का नियम होता है, जिनके लिए n+n का मान कम होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरे जाते हैं। और जहाँ पर n+l का मान बराबर हो जाता है तो वहाँ पे देखते हैं कि किसके लिए n का मान कम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिविन्यास थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया होगा तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आर्नियस का नियम जो अम्ल और क्षार के से संबंधित है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। अणु में इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ का विचार प्रथम बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली परमाणु होना चाहिए था, ये अणु नहीं, परमाणु में हम, क्योंकि अणु में थोड़ी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन के स्थिर परिक्रमा पथ का हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डाल्टन का जब नियम आया था 1800 में, तो उन्होंने केवल बताया था कि सूक्ष्मतम कण एक होता है परमाणु, बाकी उसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी नहीं दे पाए थे। फिर जे थॉमसन साहब आए तो इन्होंने बताया कि तरबूज की तरह होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बीज की भांति धसे होते हैं। उसके बाद फिर रदरफोर्ड महोदय आए, जिन्होंने सबसे पहले ये विचार दिया था कि इलेक्ट्रॉन का स्थिर परिक्रमा पथ होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया था कि उसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं, उनके ऊर्जा स्तर आदि के बारे में इन्होंने नहीं बताया था, ये बताया था बोर साहब ने। तो यहाँ पर फिलहाल में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अगला देख लीजिए प्रश्न, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, यानी ऐसा अणु बताइए जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें भी दो तरह के अणु होते हैं, एक तो जो आपका कंपाउंड यानी यौगिक बनाता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और तो सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड, एक हो गया आपका आयनिक बंध इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है आपका कोऑर्डिनेट बंध उपसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेड क्लोराइड में बनता है। ठीक है, बाकी देखिए इन तीनों में सहसंयोजक बंध नहीं बनता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा लेड क्लोराइड। सभी लोग बताएंगे लेड क्लोराइड के लिए संरचना सूत्र क्या होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत मजेदार प्रश्न है। 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस का वजन होगा। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा तो एक मोल बराबर कितना होता है। एक मोल जो होता है इसका मान ही होता है किसी भी अणु के जो उसका परमाणु भार होता है उसके बराबर। अणु का जो टोटल मास होता है उसका द्रव्यमान होता है।
और इसका मान होता है 22.4 लीटर के बराबर। इसके अलावा इसका मान होता है एवोगैड्रो संख्या के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसे आप याद रखिएगा, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 22.4 लीटर के बराबर होता है। और साथ में उस अणु का जो भार होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे अणु भार ज्ञात करते हैं। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया। ये जो 2 ग्राम है सीधे सीधे 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर के बराबर होता है एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, सामान्य ताप और दाब की अवस्था में किसी भी पदार्थ के 1 मोल का जो मान होता है 22.4 लीटर। और यही इक्वल होता है आपका एवोगैड्रो नंबर के 6.022 इंटू 10⁻23 के। और यही इक्वल होता है उस पदार्थ के या उस कंपाउंड या उस यौगिक या उस अणु के अणु भार के बराबर होता है। तो इस तरह से 22.4 लीटर का मतलब हो गया 1 मोल, और ये बराबर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन के टोटल जो इसका परमाणु भार है 2 ग्राम, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये हो गया हमारा 6वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, हेनरी बेकरल ने, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने लायक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद, किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है। परमाणु का समस्त भार बीज के केंद्र में 10⁻14 मीटर की त्रिज्या में होता है, जबकि परमाणु का जो शेष त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। तो इसी में ये परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है। प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का जो भार होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और इन्हीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से भार होता है। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव आवेश, धनावेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19, जो क्यू का मान होता है, एक आवेश का मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वो धन में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके लिए द्रव्यमान का मान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और आवेश उस पर ऋणात्मक होता है, मान उतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻19। ये है, एक आवेश का मान इतना होता है। ये प्रोटॉन के लिए हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे पहले, ठीक है। तो ये 8वां प्रश्न यहाँ पे हो गया। 9वां प्रश्न देख लीजिए, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है। तो अभी आपने देखा न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, जो नाभिक होता है परमाणु का, न्यूक्लियस होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, इनको हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। थोड़ा सा आप इस वर्ड को जानते रहिए, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कैसे क्या पूछा जाएगा, कोई जानता नहीं है। पैटर्न तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आपकी तैयारी भी उसी तरह से जितना आप डीपली आप पढ़ सकते हैं। अभी समय है, उसके बाद जब समय थोड़ा सा नज़दीक होगा एग्जाम के, तो उस समय केवल हम प्रैक्टिस सेट्स थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अभी थोड़ा चीज़ों को हम अच्छे से समझते चलते हैं। और डेली आपको देखिए पेपर 1 के लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल करवाऊंगा, साइंस के लिए और मैथ्स के लिए, इतना मैं करूंगा। जो पेपर 1 के लिए होगा वो सामाजिक अध्ययन वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो भी देख सकते हैं, तो चर्चा कर लेंगे वहाँ पे। फिलहाल मैं यहाँ पर 9वें प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। मैंने चारों क्वांटम संख्या आपको बताई थी, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी, चुंबकीय और स्पिन, ठीक है। तो ये जो होता है मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि इसका जो संबंध होता है ये इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास से होता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध, ठीक है। ये आपका चक्रण से संबंधित है। बाकी ये आपका ऊर्जा स्तर जो कक्षा है ये उप कक्षा को दर्शाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी मात्र, और थोड़ा सा हम वीडियो लंबा करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक एक वीडियो में एक एक यूनिट के पूरे क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाए।
और कुछ जो टॉपिक वाइज रहेगा चीज़ें ना, मैं हैंड रिटन नोट्स बना के आपको उसको अलग से एक्सप्लेन करूँगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप कोई पार्ट स्किप मत किया करिए, वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।